एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। मैं मनोज यादव आपका अपने YouTube चैनल ट्रिपल आर गुरुकुल विथ कैरियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष सामान्य हिंदी के साहित्य के विकास का टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए साहित्य के विकास का हम अध्ययन करते हैं। इससे पहले कि हमने आपको भाषा का विकास बताया था, तो अभी लास्ट में हम आपको भाषा के विकास के भी बारे में रिवाइज करवाएंगे आपसे। फिर इसके पहले लेकिन हम जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला हमने आपको बताया, पहला भाषा का विकास बता दिया था। दूसरा जो टॉपिक होगा साहित्य का विकास। अब जब हम साहित्य के विकास का अध्ययन करेंगे तो इसमें हमें काल विभाजन पहले देखना है कि क्या देखना है, काल विभाजन। तो काल विभाजन की यदि हम बात करते हैं, जैसे हमने कह दिया हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। अगर हिंदी साहित्य के काल विभाजन की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो हिंदी साहित्य को बांटा गया वो कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं तो उन्होंने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है? 4। तो ये जो 4 भागों में इन्होंने बांटा है, तो यदि बात करें पहला क्या है, जो पहला होता है उसका नाम होता है आदिकाल, बात करेंगे। दूसरा जो होगा, दूसरे को भक्ति काल हो जाएगा, और जो तीसरा हो जाएगा उसको रीति काल कह देंगे, और चौथा जो हो जाएगा आधुनिक काल। तो अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं आधुनिक काल, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कौन कौन? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं। अगर हमने कह दिया भारतीय हिंदी परिषद, जैसे भारतीय हिंदी परिषद तथा गणपति चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त के अनुसार अगर बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। जो भारतीय हिंदी परिषद हैं और गणपति चंद्रगुप्त जी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है? 3। जो पहला होता है उसको हम लोग कह देंगे आदिकाल, जो दूसरा हो जाएगा उसको कह देंगे मध्यकाल, और जो तीसरा हो जाएगा उसको आधुनिक काल के नाम से जानेंगे। तो अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का विकास, तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने भागों में बांटा? 4। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन अगर हम बात करते हैं गणपति चंद्रगुप्त और भारतीय हिंदी परिषद ने हिंदी साहित्य को कितने युगों में विभाजित किया है, तो 3। एक है आदिकाल, दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा मध्यकाल, और तीसरा हो जाएगा आधुनिक काल। आते हैं अगले पॉइंट पर। जैसे हमने कह दिया साहित्य, जो हिंदी साहित्य है इसको हम लोग कितने युगों में बांटेंगे, तो ऐसे देखते हैं। पहला कर देंगे आदिकाल, क्या हो जाएगा? आदिकाल हो जाएगा। दूसरे को कह देंगे मध्यकाल, और जो तीसरा हो जाएगा इसको हम कह देंगे रीतिकाल। और ये जो हमने आदिकाल बताया, अगर इसके समय की बात करेंगे तो आदिकाल का समय कह देंगे 650 ईस्वी से शुरू होगा, और ये 1350 ईस्वी तक का समय होता है।
मध्यकाल की बात करेंगे तो 1350 ईस्वी से लेके ये हो जाता है 1850 ईस्वी तक होता है। सॉरी, यहाँ हमें रीति काल लिख दिया, इसको हमें आधुनिक काल लिखना था। आधुनिक काल, जब हम बात करेंगे आधुनिक काल का तो ये 1850 ईस्वी से अब तक का समय जो होता है वो आधुनिक काल हो जाएगा। तो जैसे ये भारतीय हिंदी परिषद तथा गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार ये 3 कालखंड है। पहला हुआ आदिकाल, दूसरा हुआ मध्यकाल, तीसरा हुआ आधुनिक काल। लेकिन यही बाद में फिर इसको 2 भागों में बांट देते हैं। जो मध्यकाल होता है इसको एक को कह देते हैं पूर्व मध्यकाल और दूसरे को कह देते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। और यही जो पूर्व मध्यकाल होता है इसको भक्ति काल कह देते हैं और जो उत्तर मध्यकाल होगा इसी को हम क्या कह देंगे, रीति काल कह देंगे। और ये जो भक्ति काल का समय होगा इसे 1350 ईस्वी से ये होगा और ये 1650 ईस्वी तक का होगा। लेकिन जब यही उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक हो जाएगा। अभी जैसे देखो हमने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को कितने युगों में बांटा है, 4 युगों में। पहला था आदिकाल, दूसरा था भक्तिकाल, तीसरा था रीतिकाल, चौथा था आधुनिक काल। लेकिन यदि वही गणपति चंद्रगुप्त तथा भारतीय हिंदी परिषद की बात करेगा तो कितने युगों में होता था, 3। एक था आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल का समय हमने कब से कब बताया, 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। मध्यकाल का समय 1350 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक काल का समय बताया 1850 ईस्वी से लेके अब तक हो जाता है। ठीक, फिर जो हमने बताया मध्यकाल होता है इसको 2 युगों में हमने 2 भागों में बांट दिया। एक पूर्व मध्यकाल, दूसरे को कह दिया उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भक्ति काल, सॉरी पूर्व मध्यकाल जो होगा उसको हम भक्ति काल कह देंगे और जो उत्तर मध्यकाल होगा उसको हम क्या कह देंगे, रीति काल कह देंगे। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं जो ये भक्ति काल होता है, भक्ति काल को भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। एक हो जाता है सगुण भक्ति धारा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा। दूसरा क्या हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा। फिर ये जो सगुण भक्ति धारा होता है इसमें भी 2 करेंगे। एक हो जाता है रामाश्रयी शाखा और दूसरा जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, कृष्णाश्रयी शाखा। सगुण में जिसमें साकार ब्रह्म की उपासना होगी, जिसमें ईश्वर का कुछ रूप होगा, आकार होगा, तो सगुण में 2 था, एक रामाश्रयी शाखा और दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। यही जब हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति धारा में तो निर्गुण को भी हम 2 भागों में करते हैं। एक होता है ज्ञानाश्रयी और एक होता है प्रेमाश्रयी। एक क्या होता है, प्रेमाश्रयी होता है। तो ये जो ज्ञानाश्रयी होता है इसको हम लोग संत काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संत काव्य। और ये जो प्रेमाश्रयी होता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सूफी काव्य कह देते हैं। प्रेमाश्रयी को क्या कह देंगे, सूफी काव्य। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ सगुण भक्ति धारा को हमने कितने, पहले बात बताओ भक्ति काल को हमने कितने भागों में बांटा, 2। एक सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। अगर हमने पूछा सगुण भक्ति धारा क्या है तो जिसमें ईश्वर के साकार रूप, साकार ब्रह्म की उपासना होगी उसको हम सगुण भक्ति धारा कहते हैं। जिसमें ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया होगा उसको हम क्या कह देंगे, निर्गुण भक्ति धारा। तो जो सगुण भक्ति धारा होता है उसमें 2 शाखा, 2 उपशाखाएं कह सकते हैं, एक रामाश्रयी और एक कृष्णाश्रयी। ऐसे कुछ प्रमुख कवि होंगे जो राम जी पे वर्णन करेंगे, राम जी के बारे में पूरा रचना लिखेंगे तो वो रामाश्रयी शाखा में चले जाएंगे। कुछ ऐसे कवि होंगे जो किस पर रचना लिखेंगे, कृष्ण जी पर रचना लिखेंगे, वो कृष्णाश्रयी शाखा में चले जाएंगे। तो वही जब हम निर्गुण भक्ति धारा में आते हैं जिसमें निराकार ब्रह्म की उपासना होती है उसमें हमने बताया 2 होता है, एक ज्ञानाश्रयी होता है, दूसरा प्रेमाश्रयी। अगर पूछे ज्ञानाश्रयी क्या होगा तो जिसमें, जिसे हम लोग संत काव्य कहते हैं, इसमें संत महात्मा होंगे, मानवतावाद की बात होगा, छुआछूत के अंत की बात होगा, ज्ञानार्जन की बात होगा, इन पर जोर दिया जाएगा।
और वही जो प्रेम आश्रयी शाखा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूफी काव्य कहते हैं। इसमें ज़्यादातर रचनाएं जो लिखी रहेंगी वो प्रेम पर रहेगा। उसमें प्रेम वो जैसे आप लोग श्रृंगार रस पढ़े होंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, लेकिन इसमें वियोग रति पर ज़्यादा प्रभाव डाला गया है। किस पे, जो प्रेम आश्रय की शाखा की कवि है, जितने लोगों ने रचना किया है। तो फिर अगर हम लोग आते हैं उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं तो इसको रीतिकाल कहते हैं। तो रीतिकाल को भी हम लोग 3 भागों में बांट दें। एक जैसे हम लोग कह दिए रीति बद्ध धारा कह देंगे, एक को कह देंगे रीति सिद्ध धारा कह देंगे, एक को रीति मुक्त धारा कह देंगे। तो रीतिकाल को कितने भागों में बांटा, 3। एक रीतिबद्ध, दूसरा रीति मुक्त, रीति सिद्ध, और तीसरा रीति मुक्त हो जाएगा। तो हमने आदिकाल और मध्यकाल को पढ़ा। और अब आते हैं आधुनिक काल की। यदि हम बात करते हैं तो आधुनिक काल में जैसे देखते हैं इसको भी कई युगों में बांटा। जैसे पहले को हमने कह दिया भारतेंदु युग कह दिया, भारतेंदु युग या भारतेंदु युग हो गया। दूसरे को हमने कह दिया द्विवेदी युग, द्विवेदी युग कह दिया। फिर हमने कह दिया छायावादी युग, फिर कह दिया प्रगतिवादी युग, फिर प्रयोगवादी, और हमने कह दिया नवलेखन, नवलेखन युग, नवलेखन युग के नाम से। तो जब अगर हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल होता है इसको भी हम 6 कालखंड में, एक भारतेंदु युग, 2 द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी, चौथा प्रगतिवादी, पांचवा प्रयोगवादी और छठवां नवलेखन हो जाता। तो यदि हम बात करते हैं भारतेंद्र युग के समय का, तो ये जो होता है 1850 ईस्वी से चालू होता है और ये 1900 ईस्वी तक होता है। और ये जब हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तो ये 1900 से चालू होगा, ये 1918 तक होता है। और छायावादी की बात करेंगे तो 1918 से 1936 होता है। प्रगतिवादी की बात करेंगे 1936 से 1943 होगा। और प्रयोगवादी की बात करेंगे 1943 से 1953 तक होता है। और नवलेखन युग की बात करेंगे 1953 से अब तक का जो समय होगा वो नवलेखन या नई कविताओं में रख दिया जाएगा। तो अगर आप लोग देखते होंगे भारतेंद्र युग का समय 1850 से 1900, लेकिन जब आते हैं द्विवेदी युग पर 1900 से 1918, तो कहीं कहीं हमें 1900 से 1918 मिलता है, कहीं कहीं हमें 1900 से 1919 भी मिलता है, और कहीं कहीं हमें 1900 से लेके 1920 भी मिलता है। लेकिन अगर आप इसको 1918 माने तो ये 36 होगा, अगर हमने 19 माना है तो ये 38 हो जाएगा, अगर हमने 20 माना है तो इसको 40 हो जाएगा। तो मतलब जितना, अगर 19, जैसे किसी ने 18 साल का कालखंड माना, किसी ने 19 साल का कालखंड माना, किसी ने 20 साल का कालखंड माना, वो जैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया। अगर देखा जाए, जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों ने अपना मत दिया, तो जो 10 में 7 लोग मान लो एक ही मत दे दिए, तो ये जो सार्वभौमिक तरीके से अगर माने कि ज़्यादातर विद्वानों ने जो अपना मत दिया, उन्होंने कहा कि द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 मानेंगे, छायावादी का 1918 से 1936। यदि यही हमें टीजीटी या पीजीटी हिंदी साहित्य से करना होता, अगर उसकी तैयारी रहती, तो उसमें आपको ये देखना पड़ता कि किस विद्वान ने किस कालखंड का समय कब से कब बताया और किस कवि को किस कालखंड में रखा है, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप टेट हो गया, सी टेट हो गया और सुपर टेट हो गया, एसआई हो गया, यूपीपी हो गया, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, ऐसे एग्जामों में यदि आपसे कालखंड पूछेगा तो वो नॉर्मल तरीके से जो सार्वभौमिक सत्यता से जुड़ा होता है या ज़्यादा विद्वानों ने जिस पे अपना विचार या मत व्यक्त किया है उसको हम लोग मान लेते हैं। अन्यथा वो सिर्फ हमें हिंदी साहित्य में रचना देता, रचना से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे काल विभाजन की बात करता है तो एक जो सार्वभौमिक तरीके से, हम लोग एकदम सार्वभौमिक सत्य नहीं कह सकते, सार्वभौमिक मतलब ऐसे समझिए कि 10 लोगों में ज़्यादा विद्वानों ने जिस पर अपना मत व्यक्त किया उसको हम सही मान लेते हैं कि हाँ इसका कालखंड ये होगा। तो हमने आपको सर्वप्रथम बताया कि हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 युगों में बांटा। कितने युगों में? 4। पहला कौन बताया? आदिकाल,
दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। लेकिन यदि मैं बात करूं कि वही हिंदी परिषद, भारतीय हिंदी परिषद तथा गणपत चंद्र गुप्त जी ने कितने भागों में बांटा? 3 युगों में। पहला कौन बताया? आदिकाल, दूसरा बताया मध्यकाल और तीसरे को बताया आधुनिक काल। जो आदिकाल था इसका समय हमने 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी बताया। जो मध्यकाल होता है 1350 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी बताया, और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से लेकर अब तक हो जाता है। लेकिन फिर जो ये मध्यकाल होता है इसको 2 युगों में बांट दिया, 2 भाग बांट देते। एक को पूर्व मध्यकाल कह देते हैं, दूसरे को उत्तर मध्यकाल कह देते हैं। जो पूर्व मध्यकाल होता है उसको भक्ति काल कह देते हैं, जो उत्तर मध्यकाल होता है उसको हम क्या कह देते हैं? रीति काल कह देते हैं। और जो ये पूर्व मध्य काल है, जब भक्ति काल पढ़ेंगे फिर इसको हम 2 धाराओं, 2 शाखाओं में बांट देते हैं। एक हो जाता है सगुण भक्ति धारा, दूसरा हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में साकार ब्रह्म की उपासना की जाती है, वही निर्गुण भक्ति धारा में आएंगे तो उसमें निराकार ब्रह्म की उपासना की जाएगी। जो सगुण भक्ति धारा होगा उसको भी 2 शाखाओं में बांटेंगे, एक होगा राम आश्रयी, दूसरा हो जाएगा कृष्ण आश्रयी। तो राम आश्रयी में क्या होता है? राम जी पे ज़्यादा वर्णन किया रहेगा, जो भी रचनाएं करेगा, जो भी कवि, वो राम जी पे आधारित करेगा। वही कृष्ण आश्रयी में आएंगे, ज़्यादातर रचनाएं वो कृष्ण जी पर आधारित होंगी। जब हम लोग आएंगे निर्गुण भक्ति धारा में, तो निर्गुण भक्ति धारा में भी हमने 2 धारा बताया, 2 शाखा कह सकते हो। एक बताया ज्ञान आश्रयी और दूसरा बताया प्रेम आश्रयी। ज्ञान आश्रयी को हम लोग संत काव्य कहते हैं, इसके प्रमुख कवि जैसे कबीरदास जी हो जाएंगे। और वही हम प्रेम आश्रयी की बात करेंगे तो उसको हम लोग सूफी काव्य कहते हैं, और उसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाते हैं। तो ये काल विभाजन हो गया। अब आते हैं अगले काल में। और एक चीज़ ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम साहित्य का विकास आपको पढ़ाएंगे तो एक साथ सबको नहीं, एक एक कालखंड को अलग अलग करके उसकी विशेषता, उसकी शैली, उसकी परिस्थितियाँ और उसका नामकरण एक एक कालखंड पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमने आदिकाल उठाया, तो आदिकाल को जब हम 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक पढ़ेंगे, और आदिकाल को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, किस व्यक्ति ने किस नाम से संबोधित किया, आदिकाल की शैली कैसे थी, आदिकाल की भाषा कैसी थी, आदिकाल की विशेषता कैसी थी, आदिकाल की परिस्थितियाँ कैसी थी, और आदिकाल के समय जो प्रमुख कवियों ने रचना किया, जैसे रासो काव्य जितने हैं वो आदिकाल में ही रचित हुए हैं, तो जितने भी रासो काव्य हैं 12-15 वो रासो काव्य पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ उसके रचनाकार कौन है वो पढ़ेंगे। तो फिर एक साथ ये आदिकाल खत्म करने के बाद फिर हम लोग भक्ति काल पे आएंगे। और भक्ति काल ये नहीं कि एक साथ पढ़ेंगे, जैसे भक्ति काल में आएंगे सगुण भक्ति धारा, फिर सगुण की विशेषता पूरा पढ़ने के बाद उसमें राम आश्रय एकदम अलग रहेगा, फिर कृष्ण आश्रय एकदम अलग करके पढ़ेंगे। ऐसे निर्गुण भक्ति धारा में आएंगे तो फिर इसमें ज्ञान आश्रय अलग और प्रेम आश्रय अलग अलग। फिर रीति काल में आएंगे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीत मुक्त, अलग अलग जितने भी कवि आएंगे उनके साथ उनकी रचना, उनकी विशेषता, उनकी परिस्थितियाँ, सारी चीज़ पढ़ेंगे। और फिर ऐसे आधुनिक युग में आएंगे तो भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, सबको अलग अलग कालखंड में विभक्त करके पढ़ेंगे। और एक साथ हम लोग मिला के नहीं पढ़ेंगे, अगर एक साथ मिला के पढ़ लेंगे तो हमें पढ़ने याद करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है 4-5 क्लास लग जाए आपको पूरा हिंदी हमें पढ़ाने में, वो भी आधा घंटा 45 मिनट के एक एक वीडियो रहेंगे। यदि आप ये 2.5 से 3 घंटे का वीडियो देख लेते हैं तो यूपीएसआई में खासकर जो सामान्य हिंदी में साहित्य का मिनिमम 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी कभी 5-5 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको ये आश्वासन है, विश्वास दिलाता हूँ कि 5 के 5 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। बस आप 2-2.5 घंटे धैर्य बना के उसको चिंतन मनन करिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये भी नहीं, हिंदी साहित्य का कोई ऐसा ट्रिक नहीं, कोई ऐसा तरीका नहीं, उसका एक माध्यम है, एक साधन है कि पढ़ना। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको उसको पढ़ना है। और पहली बार पढ़ाई का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। तो आप लोग समझिए कि जो पढ़िए वो आपके चित्त में, मन में, आत्मा में अस्थायी रूप से निवास करे। ये नहीं कि आप पढ़े फिर कल भूल जाइए। तो यदि आप कालखंड को अलग अलग करके पढ़ोगे, कोई ट्रिक लगा के नहीं पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा आपको। आते हैं अब अगले पॉइंट्स पर आते हैं। जैसे मैं बात करूं, यदि हिंदी साहित्य के इतिहास का हम बात करें, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हिंदी साहित्य के
इतिहास का प्रथम ग्रंथ, ग्रह लीजिए सर, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ क्या है? तो जो हिंदी साहित्य हमारा है, इसके इतिहास के प्रथम ग्रंथ का नाम है द इस्तवार, द इस्तवार, इस्तवार इस्तवार लिटरेचर च्यूर एंदुई, एंदुई है, इंदुई नहीं है, एंदुई ए हिंदुस्तानी। अगर हमने आपसे पूछा कि बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है, तो द इस्तवार लिटरेचर, द इस्तवार लिटरेचर एंदुई ये हिंदुस्तानी, ये हिंदी साहित्य के प्रथम ग्रंथ का नाम है। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा है? फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ। किस में लिखा हुआ? फ्रेंच। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन होगा? द इस्तवार लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा है? फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। और इसके लेखक की यदि हम बात करते हैं कि इसको किसने लिखा है, तो गारसा दा तासी ने लिखा है। किसने लिखा है? गारसा दा तासी ने लिखा है। और कब इन्होंने इसको लिखा था? 1839 में। तो अगर मैं आपसे पूछूं हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन है, तो आप कहेंगे द इस्तवार लिटरेचर एंदुई ये हिंदुस्तानी है। और किसने लिखा है? गारसा दा तासी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? गारसा दा तासी के द्वारा। इस्तवार दाला, ये सॉरी, ये ऐसे नहीं था, इसको रुक दो, ऐसे ही कर दें। इस्तवार दा था, ऐसे था, इस्तवार दा ला। अब ये सही हो, हमने पहले लिख दिया था दा इस्तवार, वो गलत हो गया था, आप इसको सही कर लीजिएगा। इस्तवार, इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई ये हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किसके द्वारा? गारसा दा तासी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1839। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हिंदी साहित्य के प्रथम ग्रंथ का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ये हिंदुस्तानी। किसने लिखा था? गारसा दा तासी ने। और किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में। और कब लिखा गया था? 1839 में। लेकिन अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं कि हमें बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम हिंदी ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम हिंदी ग्रंथ अगर मैं आपसे पूछूं, तो हिंदी ग्रंथ की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ये है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम हिंदी ग्रंथ, हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। यदि मैं आपसे ग्रंथ की बात करूंगा तो कौन सा हो जाएगा? इसको बोलेंगे शिव सिंह सरोज। क्या बोलेंगे? शिव सिंह सरोज, ये रचना का नाम हो जाएगा। और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? शिव सिंह सेंगर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शिव सिंह सेंगर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शिव सिंह सेंगर हो जाएंगे। और इसको इन्होंने कब लिखा था? 1883 ईस्वी में लिखा। कब लिखा? 1883। तो अगला पॉइंट्स ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि अगर पूछे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम हिंदी में ग्रंथ, क्योंकि ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ था, ये तो 1839 में ही लिख दिया गया था, लेकिन वो फ्रेंच भाषा में था। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम हिंदी ग्रंथ, तो ये है शिव सिंह सरोज। ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। और उसके ग्रंथकार कौन है? जिसने ग्रंथ को लिखा है वो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। और कब लिखा था? 1883 ईस्वी में लिखा था। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर सर्वप्रथम काल विभाजन की बात कर लें, सर्वप्रथम काल विभाजन,
तो यदि हम सर्वप्रथम काल विभाजन की बात करें कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन किस में किया गया था, तो ये हो जाएगा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान। तो अगर हमने आपसे पूछा कि सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण किस में किया गया, साहित्य का नामकरण की बात करेंगे, तो आप कहेंगे मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया गया था। और इसके लिखने वाले कौन थे, तो वो हो जाते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। और कब इन्होंने इसको लिखा था? 1889 से। तो अगर मैं आपसे बात करूं सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण, तो आप बोलेंगे मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कब किया गया? 1889 ईस्वी में। तो ये आप 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ, तो आप बोलेंगे इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और इसको किसने लिखा था? गारसा दा तासी ने। और कब लिखा था? 1839 ईस्वी में। अब बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम हिंदी ग्रंथ, तो आप बोलेंगे शिव सिंह सरोज है। और किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। और कब लिखा है इसको? 1883 ईस्वी में। आते हैं, अगर हमने पूछा सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण की बात करते हैं, तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया गया था और जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, 1889 ईस्वी में किया था। तो ये इतने तथ्य हमने आपको बता दिया। अब जो हमने बताया एक बार उसको देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया पहले साहित्य का विकास, तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन हमने बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 युगों में किया था। भारतीय हिंदी परिषद व गणपति चंद्र गुप्त जी ने 3 युगों में किया था। ये फिर पूरा हमने आपको बताया। फिर आगे जो हमने आपको बताया था साहित्य, उसका कालखंड कब से कब तक है? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को 2 बताया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और इसमें सबका समय बताया कि आदिकाल 650 से 1350, और भक्ति काल का बताया 1350 से 1650, रीति काल का 1650 से 1850, और आधुनिक काल की बात करते हैं तो 1850 ईस्वी से लेके अब तक हो जाता है। फिर इसके बाद हमने जो बताया था आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नवलेखन, सबका पूरा कालखंड विस्तृत तरीके से हमने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट्स यही जो आदिकाल है, अब हम लोग आदिकाल को पढ़ेंगे आज। पहला जो कालखंड है तो आदिकाल को हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कल आएंगे मध्यकाल में, और मध्यकाल में उठाएंगे पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल में फिर आएंगे सगुण निर्गुण, फिर सगुण के बारे में पढ़ेंगे, सगुण में फिर राम आश्रय शाखा। तो यहाँ से तो आदिकाल पढ़ेंगे, फिर भक्ति काल में जब आएंगे सगुण भक्त, एक एक कालखंड हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो आते हैं अगले पॉइंट पर। फिर ये चीज़ें हमने आपको बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और गारसा दा तासी के द्वारा लिखा गया, 1839 ईस्वी में लिखा गया। यदि बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम हिंदी ग्रंथ, तो शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सेंगर के द्वारा 1883 ईस्वी में लिखा गया था। फिर अगला पॉइंट हमने बताया कि सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण की बात करते हैं तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1889 में, और वो भी जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। तो अभी जो हमने अगला कालखंड बताया कि आदिकाल के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमने पहला ही उठाया, इसको हमने कह दिया आदिकाल, और आदिकाल का जो समय होता है वो 650 ईस्वी से 650 ईस्वी से होता है 1350 ईस्वी तक होता है। तो जो आदिकाल का समय है वो 650 ईस्वी से शुरू होगा और कहाँ तक होगा? 1350 ईस्वी तक होगा। ठीक। अब इसमें अगर हम इसके नामकरण की बात करें, अब हम लोग इसमें जो अगला पॉइंट लिख रहे हैं नामकरण, मतलब आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया। जैसे हमने कह दिया वीर गाथा काल, हमने कह दिया वीर गाथा काल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आदिकाल है इसका नाम वीर गाथा काल किसने दिया था,
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। तो अगर हमने पूछा आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर हमने कह दिया आदिकाल को वीर काल किसने कहा, वीर काल, तो वीर काल की अगर मैं बात करूं तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगर हमने कह दिया वीज वपन काल, वीज वपन काल, तो यदि हमने कह दिया वीज वपन काल तो इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगर हमने कह दिया सिद्ध एवं सामंत काल, जैसे हमने कह दिया सिद्ध एवं सामंत काल, तो इसको राहुल सांकृतायन ने कहा था। राहुल सांकृतायन, सांकृतायन। जैसे कुछ बच्चा सांस्कृतायन लिखता है, यहाँ आधा सा करता, वो गलत। ये वर्तनी की दृष्टि से यही सही है। राहुल सांकृतायन ने क्या कहा था? सिद्ध एवं सामंत काल कहा था। अब ऐसे नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया। तो पूछ लेगा कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो ये जो आदिकाल को आदिकाल कहा था, आदिकाल को आदिकाल, यदि हमने पूछा आदिकाल को आदिकाल के नाम से किसने संबोधित किया, तो आप क्या कहोगे? आदिकाल को आदिकाल से किसने संबोधित किया था? आदिकाल को आदिकाल से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये इसको किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किसने कहा था? हजारी ये जो हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख दिया है, गलती हो गया, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, लेकिन यहाँ वीर गाथा काल इसको विश्वनाथ, यहाँ अगर हम कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर वीज वपन काल की बात करें ना, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। इसको आप सही कर लीजिएगा सर। जैसे देखो वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। वीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध एवं सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृतायन ने। और आदिकाल को आदिकाल के नाम से किसने संबोधित किया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगर यही हम शून्य काल कह दें, क्या बताइए शून्य काल के नाम से किसने संबोधित किया था? तो इसको गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त जी ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया था? शून्य काल के नाम से संबोधित किया था। अगर हमने अंधकार काल कह दिया, अंधकार काल कह दिया, तो डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ हो जाएंगे। कमल कुल श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा था? डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ जी ने कहा था। तो ये हो गया नामकरण। तो ऐसे दे देगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया। तो इसमें से ऐसे कोई भी 4 नाम दिया रहेगा, तो आपको पहचान के बताना होगा। ठीक, तो पहला हेडिंग जो इसमें हमने आपको बताया, अगर बताया कि आदिकाल का नामकरण है, ये पहला पॉइंट से हमने इसमें बताया। अब यही अगर मैं बात करूं आदिकाल के नामकरण की बात, ये तो हो गया नामकरण। अगर यही हम बात कर ले दूसरा पॉइंट की आदिकाल की भाषा कैसी थी। अगर देखा जाए आदिकाल की जो भाषा थी वो कैसी थी? अपभ्रंश। कैसी थी? अपभ्रंश। जैसे हमने बताया था कि अपभ्रंश जो होता है, आपको हिंदी साहित्य बताया था कि 1000 ईस्वी के बाद हिंदी चालू होता है, और 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी के लगभग कौन होता है? अपभ्रंश का समय होता था, 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक का। तो ये आदिकाल की भाषा की बात करेगा तो कैसा हो जाएगा? अपभ्रंश। अगर यही तीसरे पॉइंट इसी की बात करें कि आदिकाल की शैली कैसी थी, तो किंगल और पिंगल था। किंगल
और दूसरा हो जाता है पिंगल। ये जो किंगल होता है इसको कर्कश कहते हैं। कैसी भाषा थी? कर्कश। और पिंगल जो बात कहते हैं इसको हम ब्रज भाषा कहते हैं। कैसा हो जाएगा? ब्रज। ये सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, कर्णप्रिय होता है। तो इसको हम लोगों ने कितने बता दिया कि शैली अगर बात करें तो शैली कितने तरीके की थी? 2, किंगल और पिंगल। किंगल को कर्कश कह देंगे, पिंगल को ब्रज भाषा कह देंगे। ठीक। अगर पूछे नामकरण तो आपने नामकरण बताया, भाषा अपभ्रंश हो गया, शैली आपने किंगल और पिंगल बता दिया। अभी यही मैं आपसे बात करूं विशेषता, आदिकाल की विशेषता की बात करें कि आप बताइए विशेषता क्या है? विशेषण लिख रहे हैं। विशेषता की बात करेंगे तो ये जो आदिकाल की विशेषता है इसमें युद्धों का वर्णन है। जैसे मतलब आदिकाल जो रचना लिखे गए हैं इसमें पहला पॉइंट से आप ऐसे कहोगे युद्धों का वर्णन है। युद्धों का क्या है? वर्णन है। और एक तरीके से वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता है। वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता है। युद्धों का वर्णन है, वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता है। नारी सौंदर्य का चित्रण है। नारी सौंदर्य का चित्रण है। नारी सौंदर्य का चित्रण है। इतिहास के विरुद्ध है। इतिहास के विरुद्ध है। इतिहास के विरुद्ध है। प्रामाणिकता संदिग्ध है। प्रामाणिकता संदिग्ध है। प्रामाणिकता क्या है? संदिग्ध। तो युद्धों का वर्णन है, श्रृंगार रस व वीर रस की प्रधानता है, इतिहास के विरुद्ध है, प्रामाणिकता संदिग्ध है, संकीर्ण राष्ट्रीयता है। संकीर्ण राष्ट्रीयता की बात अगर हमने किया तो संकीर्ण राष्ट्रीयता, संकीर्ण राष्ट्रीयता। तो एक चीज देखो, युद्धों का वर्णन का मतलब जितने भी रासो काव्य इसमें अगर लिखे गए सारे के सारे रासो काव्य में किसका वर्णन किया गया? युद्धों का वर्णन किया गया। ठीक। फिर वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता है। जब वीर जैसे युद्ध है तो वीर रस की प्रधानता की बात हो जाएगी। युद्ध में तो वीर रस होना ही होना है। और ज्यादातर अगर हम देखते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता किया गया। और वीर रस की एक प्रधानता ये भी है, विशेषता है कि इसमें नारी सौंदर्य का चित्रण किया। अब जब नारी सौंदर्य का चित्रण है तो वहां श्रृंगार चित्रण होना ही स्वाभाविक हो जाता है। इतिहास के विरुद्ध है। अब इतिहास के विरुद्ध है तो इतिहास के विरुद्ध क्यों है? क्योंकि इसका प्रमाण नहीं है। मतलब जितने भी रासो काव्य लिखे गए हैं ज़्यादा की ज़्यादा अतिशयोक्ति में लिखे हैं। किस में लिखे गए? अतिशयोक्ति में लिखे गए। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जब इतिहास के विरुद्ध अगर इतिहास जो होता है ना उसमें हम लोग किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसका प्रमाण सप्रमाण सहित अध्ययन करेंगे। और ये जो रासो काव्य लिखे गए हैं और उसमें जितने कवि होते थे, दरबारी कवि होते थे, वो उनको हम लोग भाट कवि कहते थे। और भाट कवि होते थे और वो राजा को खुश करने के लिए उस पर अतिशयोक्ति, मतलब अतिशयोक्ति पे अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के एकदम लिखते थे। जैसे आप लोग पृथ्वीराज रासों में ये जैसे आल्हा एक कालखंड सुने होंगे कि जिस दिन जन्म हुआ उदल का धरती धसी 2.5 हाथ, ऐसे करके वर्णन किया गया है। तो ये सब अतिशयोक्ति नहीं है कि मतलब उदल का जन्म होगा, धरती 2.5 हाथ धस जाए, 2.5 हाथ धस जाती है नीचे, तो ये क्या है? अतिशयोक्ति है। तो इस नाते जितने भी रासो काव्य लिखे गए सारे के सारे अतिशयोक्ति हैं। ये इतिहास के विरुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रमाण नहीं है। तो प्रामाणिकता हाँ, ऐसा माना जाता, उनका वर्णन है, वो योद्धा थे, बलशाली थे, वीर थे, लेकिन इतना भी नहीं था कि जैसे आप लोग सुनेंगे कि एक के मारे 2 मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो ये सब क्या है? अतिशयोक्ति ही तो है। और फिर अगर बात करते हैं तो फिर प्रामाणिकता संदिग्ध है। संकीर्ण राष्ट्रीयता। संकीर्ण राष्ट्रीयता का मतलब क्या है? उस समय के लोगों में के अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं थी, संकुचित मानसिकता, मतलब छोटे छोटे राज्य को लेके आपस में लड़ मरते थे और इसका फायदा बाहरी लोग उठाते थे। तो वो अगर सबके अंदर राष्ट्रीयता की भावना होती, जैसे आज हम लोगों की बात होती है भारत, तो भारत का कोई भी एक हिस्सा हो सुई के नोक के बराबर तो हमारे रोम फड़क उठते हैं कि हाँ हमारा हिस्सा है। तो अगर उस समय की बात होता
तो जैसे कोई दूसरे राज्य कोई बाहरी आक्रमणकारी आक्रांता आता, दूसरे राज्य को पे अपना अधिकार स्थापित करता, तो बगल वाला राज्य बहुत खुश होता कि हाँ उसका अधिकार, उसका राज्य क्षेत्र छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना होती तो वो भी उसके साथ खड़ा होता, लेकिन ऐसी भावना नहीं थी, इस नाते बोला जाता है संकीर्ण राष्ट्रीयता। तो ये जो आपने पढ़ा है कि आदिकाल की विशेषता है। आदिकाल की विशेषता की बात में जैसे हमने आपको इतने पॉइंट्स बताया, पहले आदिकाल का समय 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी, फिर नामकरण बताया, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, फिर हमने आपको बताया वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सिद्ध एवं सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, शून्यकाल गणपति चंद्रगुप्त। अभी जब हम साहित्य का काल विभाजन पढ़ाए थे कि बताया था कि भारतीय हिंदी परिषद तथा गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य को कितने युगों में बांटा, 3 युगों में बांटा था। तो वही गणपति चंद्रगुप्त जी हैं, इन्होंने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया था? शून्यकाल के नाम से। और अंधकार काल की बात करते हैं तो डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ हो जाते हैं। भाषा की बात करेंगे तो अपभ्रंश हो जाएगी, शैली की बात करेंगे किंगल हो जाएगा और पिंगल हो जाएगा। और ये 3 पॉइंट्स हमने बताया। फिर इसके आगे हमने बताया कि हो गया विशेषता। विशेषता के बाद यदि हम बात करें परिस्थितियां भी कैसी थी जब हमारे आदिकाल की हम चर्चा करते हैं, तो इसमें अगर हम परिस्थितियों के बारे में परिस्थितियां, तो जब आदिकाल की हम परिस्थितियों की बात करते हैं तो इसमें राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, राजनीतिक परिस्थिति, और फिर राजनीतिक परिस्थिति हो जाएगा, फिर इसके बाद सांस्कृतिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। और फिर इसके बाद बात कर लेते हैं राजनीतिक परिस्थिति कैसी रही होगी जब आदिकाल की बात करें। तो राजनीतिक परिस्थिति में था केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता का अभाव था। ऐसा कोई शासक नहीं था कि जो भारत को एक धागे में पिरोए रखा। मतलब आदिकाल के समय की बात करें कि जो समग्र भारत को एक अखंड भारत के रूप में स्थापित कर सके, उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी। तो राजनीतिक परिस्थिति की बात करेंगे तो केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता का अभाव था। क्या था? केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता का अभाव। इसका मतलब यह था कि उस समय कोई ऐसा शासक नहीं था जो भारत को एक अखंड भारत के रूप में स्थापित कर सके। छोटे छोटे राज्य थे, आपस में लड़ मरते थे, उनके अंदर राष्ट्रीय भावना का अभाव था। फिर बात करते हैं सांस्कृतिक परिस्थिति में। सांस्कृतिक परिस्थिति में क्या होता है? जैसे हिंदू संस्कृति का ह्रास होता है। हिंदू संस्कृति में क्या होगा? ह्रास होता है। और मुस्लिम संस्कृति के उदय का संक्रमण काल, मुस्लिम संस्कृति के उदय का संक्रमण काल। जब हम लोग देखते हैं ये जो आदिकाल का समय होता है, इसमें सांस्कृतिक परिस्थिति की बात करते हैं, तो उस समय हिंदू संस्कृति में ह्रास होता है। ह्रास से मतलब कमी होता है। और वही जो मुस्लिम संस्कृति होती है उसके उदय का संक्रमण काल होता है आदिकाल के समय में। अभी वही धार्मिक परिस्थिति की बात करते हैं तो धार्मिक परिस्थिति में जनता में भ्रम, अज्ञानता व निराशा थी। जनता में भ्रम, अज्ञानता व निराशा। जनता में भ्रम, अज्ञानता व निराशा। तो ये राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हो गया। और एक सामाजिक परिस्थिति की बात कर ले। सामाजिक परिस्थिति की बात करते हैं तो सामाजिक रूढ़िवादियों का प्रभाव था। सामाजिक रूढ़िवादियों का प्रभाव था। अब ये सामाजिक रूढ़िवादियों का प्रभाव का मतलब क्या? जो
रूढ़िवादी वो होता है जो पुरानी विचारधारा पे चला, वो छुआछूत की बात करे, जैसे हिंदू मुस्लिम में इस तरीके से मतलब मानवतावाद की बात ना करे, ज्ञानार्जन की बात ना करे, वो पुराने लकीर का फकीर होना जैसे होता है, उसी को रूढ़िवाद। तो यही एक कारण भी था कि जो बाहरी आक्रमणकारी आए, जैसे जो हिंदू था उसको हिंदू ही नहीं समझा जाता था, उसमें भेदभाव था, जैसे उसके साथ भेदभाव होता था, अगर उसको मंदिर में जाने की अनुमति ना रहे, उसको छूने की अनुमति ना रहे, और जैसे उस समय उस कोई बाहरी आक्रमणकारी आता, ताई आए उस पर आक्रमण करे, उसको लूट के लेके जाए, तो वो अगर वहां जाएगा उसके बचाव के लिए तो उसकी अपनी जान भी जा सकती है, तो क्यों जाए वो, जैसे उसको जब छूने का ही अधिकार नहीं है तो वो क्यों जाए। तो यही सारा कारण था कि उस समय सामाजिक रूढ़िवादियों का प्रभुत्व था और एक विशेष वर्ग वंचित रहता था इन चीज़ों से। तो इसलिए ये जो हमारी सामाजिक परिस्थिति थी, उस समय सामाजिक रूढ़िवादियों का प्रभाव था, जो पुरानी विचारधारा पे चले आते थे, वो आपस में जातिवाद, धर्मवाद, इन चीज़ों को ऊपर लकीर का फ़कीर होना जो हम लोग कहते हैं, उसी से वो प्रभावित व्यक्ति होता था। ये भी एक कारण था कि जो बाहरी आक्रमणकारी आक्रांताएं भारत पर अपना शासन स्थापित किया, एक वर्ग विशेष के कारण, जैसे एक वर्ग विशेष वंचित रहता था, एक वर्ग विशेष का अधिकार होता था। अगर ऐसा सबको समान अधिकार होता तो सारे लोग एक साथ खड़े होकर लड़ते, तो वो मुट्ठी भर लोग आके भारत पर अपना शासन स्थापित नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक कारण था, सामाजिक परिस्थिति। अब अगर हम लोग प्रमुख ग्रंथ की बात कर लेते हैं, जैसे आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ। अब प्रमुख ग्रंथ का मतलब जैसे दो पॉइंट्स बनेंगे, एक हो जाएगा ग्रंथकार और दूसरा हो जाएगा ग्रंथ, या आप प्रमुख कवि भी कह सकते हैं, लेकिन कवि हम लोग नहीं कहेंगे प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार। जब हम तो एक तरफ हम लिख दिए प्रमुख ग्रंथ कह दें, प्रमुख नहीं ग्रंथकार लिखें, ग्रंथकार, और एक तरफ लिख दे ग्रंथ। अब ग्रंथ और ग्रंथकार का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर देखा जाए प्रमुख कवि अगर मैं बात करूं, पहले एक पॉइंट्स मैं अगर रख दूं, प्रमुख कवि अगर आदिकाल का जो पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग नाम रखते हैं किसका, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रवरदायी। तो क्या हो जाएंगे, चंद्रवरदायी। तो ये ग्रंथकार हो जाएंगे चंद्रवरदायी। नहीं, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, रुक जो सही रहेगा इस तरीके, हम लिख दें ग्रंथ इधर लिखें और ग्रंथकार इधर लिखें, ग्रंथकार। अब ग्रंथ में जैसे हमने लिख दिया पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो ये पृथ्वीराज रासो के ग्रंथकार कौन है, पृथ्वीराज रासो का रचना किसने किया है, तो चंद्रवरदायी ने किया। किसने किया, चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी ने किया था पृथ्वीराज रासो की रचना। किसने किया, चंद्रवरदायी हो जाएंगे, चंद्रवरदायी। अगर हमने कह दिया दूसरा परमाल रासो, परमाल रासो, तो इसके कौन हो जाते हैं, जगनिक हो जाते हैं, जगनिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जगनिक। अगर हमने कह दिया खुमाड़ रासो, खुमाड़, पेन सही से नहीं चल रहा, सॉरी, खुमाड़ रासो, तो दलपति विजय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दलपति विजय हो जाएंगे। अगर हमने कह दिया विशल देव रासो, विशल देव रासो, तो विशल देव रासो क्या कौन हो जाते हैं, नरपति नाल हो जाएंगे, नरपति नाल की रचना हो जाएगी। किसके हो जाएगा, नरपति नाल। हमने कह दिया विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, और विजयपाल रासो किसकी है, नाल सिंह भट्ट की है। किसकी है, नाल सिंह भट्ट की रचना है। नाल सिंह भट्ट की रचना कौन है, विजयपाल रासो।
तो पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद्रवरदाई का है। परमाल रासो किसका है? जगनिक का है। खुमाड़ रासो किसका है? दलपति विजय का है। विसल देव रासो नरपति नाल का है। और अगर बात करते हैं विजयपाल रासो तो नाल सिंह भट्ट की रचना हो जाती है। किसकी हो जाएगी? नाल सिंह भट्ट की रचना हो जाएगी। फिर आगे बात करते हैं, जैसे मान लो हमने कह दिया कीर्तिलता, कीर्तिलता, और हमने कह दिया कीर्ति पताका। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसका हो जाएगा? विद्यापति का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? विद्यापति की रचना हो जाता है। इनकी एक रचना है पदावली भी कहते हैं, पदावली। तो कीर्तिलता कीर्ति पताका किसका हो जाएगा? और पदावली, तो पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका विद्यापति। अगर हमने कह दिया पहेलियां किसकी हैं? पहेलियां, तो पहेलियां किसकी हो जाती हैं? अमीर खुसरो की। किसकी हो जाएगी? अमीर खुसरो का हो जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाड़ रासो, विसल देव रासो, विजयपाल रासो, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पहेलियां। अभी और भी सारी रचनाएं हैं, जैसे संदेश रासो हो जाएगा, संदेश रासो हो जाएगा। तो संदेश रासो अब्दुल रहमान की रचना है। और फिर परमाल वो अब्दुल रहमान संदेश रासो हो गया। अगर हमने कह दिया मुनि जिन विजय, तो मुनि जिन विजय जो है साली भद्र सूरी की रचना, साली भद्र सूरी की रचना है। अगर हमने कह दिया जय मयंक जस चंद्रिका, तो जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की रचना हो जाएगा। जय चंद्र प्रकाश, जय चंद्र प्रकाश की बात करेंगे तो किसका हो जाएगा? भट्ट केदार की रचना हो जाएगा। अगर हमने आपसे कह दिया पाउम चरियू किसका है? चरियू, ये स्वयंभू की रचना। किसका है? स्वयंभू की रचना हो जाता है। और हमने अगर आपसे पूछ लिया दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपा की रचना। किसका है? सरहपा का। तो जैसे अगर आपसे बात करें कि जो आदिकाल है उसके हमने प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार के नाम बताया आपको। तो जैसे पहला हमने लिखा पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनिक, खुमाड़ रासो दलपति विजय, विशल देव रासो नरपति नाल, विजयपाल रासो नाल सिंह भट्ट, कीर्तिलता कीर्ति पताका और पदावली विद्यापति की, पहेलियां अमीर खुसरो की, संदेश रासो अब्दुल रहमान की, मुनि जिन विजय सालिभद्र सूरी की, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की, जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार का, पाउम चरियू स्वयंभू की हो जाती है और दोहा कोश सरहपा की रचना हो जाती है। तो जैसे हमने आदिकाल में आपको जो रासो काव्य बताया था, तो इसमें से ये रासो काव्य के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि किस रचना को किसने लिखा है। जैसे एक हमीर रासो है सारंगधर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट छूट रहा था। जैसे हमने कह दिया हमीर रासो, तो हमीर रासो किसका है? सारंगधर की रचना। हमीर रासो किसका हो जाएगा? सारंगधर का हो जाएगा। और फिर इसके बाद जितना परमाल रासो जगनिक का तो लिखा ही है, परमाल रासो लिखा, हाँ जगनिक का हो जाएगा। कीर्तिलता कीर्ति पताका भी लिखा दिया है। और अगर आपसे पूछे श्राव कचार ये देवसेन की है। किसका है? देवसेन की रचना हो जाएगा। श्राव कचार किसका हो जाएगा? देवसेन का हो जाएगा। और कुवलय माला ये अद्योतन सूरी का हो जाता है। अद्योतन सूरी की रचना हो जाएगी। कौन सी? कुवलय माला किसका है?
अद्वैतंसूरी, श्राव कचार किसका है? देवसेन का। हम्मीर रासो किसका है? सारंगधर का। तो ये आदिकाल पे जो हमने आपको बताया था विस्तृत तरीके से, तो आदिकाल समाप्त होता है। अब आते हैं, तो जैसे देखो हमने आदिकाल में आपको इतनी चीजें बताई, ऐसा नहीं कि सिर्फ रचना ही बताया। जैसे आप आए आदिकाल पे, तो आदिकाल का समय 650 से 1350, नामकरण वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकीर्तायन, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, शून्यकाल गणपति चंद्रगुप्त, अंधकार काल की बात करेगा डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। ये सारी चीजें हमने बताया। फिर भाषा बताया, अपभ्रंश था, शैली किंगल और पिंगल था। किंगल को कर्कश कहते हैं, पिंगल को ब्रज भाषा कहते हैं। फिर अगले पॉइंट्स पर आते हैं। विशेषता बताया, युद्धों का वर्णन है, वीररस व श्रृंगार रस की प्रधानता है, नारी सौंदर्य का चित्रण है, इतिहास के विरुद्ध है, प्रामाणिकता संदिग्ध है, और संकीर्ण राष्ट्रीयता है। परिस्थितियों में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति में बताया केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता का अभाव था। सांस्कृतिक परिस्थिति में बताया हिंदू संस्कृति में ह्रास से कमी होता और मुस्लिम संस्कृति के उदय का संक्रमण काल होता है। और धार्मिक परिस्थिति में जनता में भ्रम, अज्ञानता व निराशा था। सामाजिक परिस्थिति में हमने बताया सामाजिक रूढ़िवादियों का प्रभाव था। ये उसकी विशेषता था, उसकी परिस्थितियां थी। फिर उसके बाद हमने आया कि प्रमुख ग्रंथ, जो उस समय के प्रमुख ग्रंथ थे, तो एक तरफ हमने लिखा था ग्रंथ, दूसरी तरफ लिखा था ग्रंथकार। तो ग्रंथ में जैसे पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद्रबरदाई का। परमाल रासो किसका है? जगनिक का। खुमाड़ रासो दलपति विजय का। विशल देव रासो नरपतिनाल का। विजयपाल रासो नाल सिंह भट्ट का। पदावली कीर्तिलता कीर्तिपता का विद्यापति की है। पहेलियां अमीर खुसरो की। संदेश रासो अब्दुल रहमान का। मुनिजिन विजय शालिभद्र सूरी का हो जाता है। जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। पाउमचर्यु स्वयंभू दोहा को सरापा। हमीर रासो सारंगधर। और बात करेगा श्राव कचार देवसेन। और अगर सही है, श्राव कचार देवसेन की है। अब कुवलय माला अद्वैतंसूरी की हो जाती है। तो आदिकाल खत्म होता है। अब जब हम लोग मध्यकाल पे आते हैं, जैसे आदिकाल खत्म हुआ, तो दूसरा जो हमारा होता था वो क्या होता था? जैसे हम उसको कहेंगे भक्ति काल। क्या कहेंगे? भक्ति काल। और भक्ति काल का समय हमने आपको बताया है कि 1350 से लेके कहाँ तक होता है? 1650 तक। तो ये अगली वीडियो में हम आपको भक्ति काल समझाएंगे पूरा। और भक्ति काल में भी दो टाइप्स हो जाएगा, एक बताया था सगुण होगा और दूसरा क्या होगा? निर्गुण होगा। तो फिर इसमें भी पहले पॉइंट्स हम लोग सगुण को पढ़ेंगे। और सगुण में दो बनेगा, एक हो जाएगा रामाश्रयी और दूसरा जो होगा कृष्णाश्रयी। तो इस पे बात करेंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग पहला खंड रामाश्रयी के बारे में पढ़ेंगे, फिर कृष्णाश्रयी होगा। फिर जब निर्गुण में आएंगे तो इसमें ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी और क्या हो जाएगा? प्रेमाश्रयी। तो इसको हम अगली वीडियो में पूरा समझेंगे। तो आदिकाल हमने आपको समझाया, आपको समझ में आया भी होगा। आप लोग अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर अगली वीडियो में उसको समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आपको, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों तक, जो आपके सहपाठी हैं पढ़ने वाले, उन तक शेयर भी करिए, इससे उनका भी लाभ हो। धन्यवाद।